In our last video, we have studied about binary weighted register digital to analog converter. लेकिन उसकी क्या थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थी। तो क्या थी वो डिसएडवांटेज कि अगर हम नंबर ऑफ़ बिट्स इंक्रीज़ करते जाते हैं तो हमारे पास एलएसबी रजिस्टर और एमएसबी रजिस्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, बढ़ता चला जाएगा। और अगर नंबर ऑफ़ बिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक्यूरेट जो रजिस्टर्स हैं उनकी हेल्प से इस सर्किट को डिज़ाइन करना। तो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आता है, R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो क्या होता है R2R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर? ये क्या करता है, डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग डेटा के अंदर R और 2R सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस की हेल्प से, और इन दोनों रेजिस्टेंस को हम लैडर फॉर्म में कनेक्ट करते हैं इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, एक इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर जिसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने क्या लगाए हैं, R और 2R की लैडर फॉर्म हमने यहाँ पर कनेक्ट की है। ठीक, तो अब अगर हमें इस सर्किट को डिज़ाइन करना है तो इस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है कि इस सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम दो रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, R एंड 2R। तो आप देख सकते हैं इस सर्किट में हर जगह जो भी रेजिस्टेंस है वो कितने हैं, R और 2R, R 2R 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 R R एंड 2R। ठीक, अब सेकंड पॉइंट जो हमें यहाँ ध्यान देना है वो क्या है कि जो किसी भी नोड और ग्राउंड के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा हमारा कितना होगा, 2R होगा। यहाँ पर ये एक नोड है, B एक नोड है और C एक नोड है। तो नोड और ग्राउंड के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, 2R होगा। यहाँ पर ये हमारे पास ग्राउंड का कनेक्शन है, यहाँ से हम ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनको रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट कर सकते हैं D0 D1 एंड D2 स्विचेस के थ्रू। ठीक है, तो देखिए जो नोड और ग्राउंड है उसके बीच का रेजिस्टेंस हमेशा 2R, नोड और ग्राउंड के बीच के रेजिस्टेंस हमेशा 2R, नोड और ग्राउंड के बीच का रेजिस्टेंस हमेशा 2R, नोड और ग्राउंड के बीच का रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा कितना रहेगा, वो 2R रहेगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो जो थर्ड पॉइंट है ये क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि जब हम इस सर्किट को डिजिटल इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारे पास सबसे लेफ़्ट में जो हमारे पास सबसे लेफ़्ट में बिट प्रेजेंट होगी वो हमारी LSB होगी, और इस सर्किट के बिल्कुल राइट में जो हमारे पास बिट प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, वो MSB होगी। इसका मतलब D2 हमारा MSB होगा, MSB बिट, और D0 हमारा LSB बिट होगा। और ये हम 3 बिट R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम 4 बिट कंसिडर करें या 6 बिट कंसिडर करें तो उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल लेफ़्ट वाला हमारा LSB बिट होगा और बिल्कुल राइट वाला जो है वो क्या होगा, वो MSB बिट होगा। ठीक है, तो D0 यहाँ पर LSB है और जो D2 है वो हमारा MSB है। ठीक, अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि हमारे पास दो नोड के बीच में जो भी रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा कितना रहेगा, वो हमेशा R होगा। जैसे कि नोड A और B के बीच का रेजिस्टेंस है R, B और C के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, वो भी R है। तो दो नोड्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा R हमें रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि R2R लैडर सर्किट की जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, वो वेटेड सम होगी डिजिटल इनपुट का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिजिटल इनपुट 1 1 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, D0 D1 और D2 इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 1 1। D0 क्या है यहाँ पर हमारा LSB, तो इसका मतलब इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो इसका मतलब 2 की पावर सबसे कम इस बिट की होगी। ठीक है, D2 क्या है हमारा यहाँ पर MSB, तो इसका मतलब 2 की पावर सबसे ज़्यादा इस D2 की होगी। ठीक है, तो ये है हमारा LSB और ये है हमारा MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
अब देखिए हमने इनपुट जो अप्लाई की है डिजिटल इनपुट वो क्या है 1 1 और 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम D2 को रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, D1 को रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं और D नोट को रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पर लेट करते हैं कि D नोट को कनेक्ट करते जो आउटपुट मिल रही है वो है V नोट, D1 को कनेक्ट करने पर जो मिल रही है वो है V1 और D2 को कनेक्ट करने पर जो मिल रही है वो है V2। तो हमारे पास ये क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, टोटल आउटपुट इन सब का वेटेज सम होगी। तो इसका मतलब क्या बनेगी, वेटेज सम 1 इंटू में V2, 1 इंटू में V1 प्लस में 1 इंटू में V नोट। तो क्या बनेगा V2 प्लस V1 प्लस में नोट V नोट। ठीक, एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, लेट कर लेते हैं। अभी जो हमें डिजिटल इनपुट मिली है वो कितनी है, वो है 101। ठीक है, तो इसका मतलब D नोट हो गया हमारा 1, D1 हो गया हमारा 0 और D2 हमारा हो गया 1। ठीक है, अब लेट करते हैं डी नोट की वजह से जो आउटपुट मिल रही है वो है वी नोट, D1 की वजह से V1 और D2 की वजह से V2। तो क्या करना है, वेटेड सम करना है। तो वेटेड सम क्या होगा, 1 इंटू में V2 प्लस में 0 इंटू में V1 प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा V नोट। तो कितना बनेगा, V2 प्लस में V नोट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, वेटेड सम हम ले रहे हैं, डिजिटल इनपुट का वेटेड सम हम ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेज हम यूज़ कर रहे हैं, R और 2R। अब हम इस पूरे सर्किट को समझने वाले हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा इस R2R लैडर सर्किट का। ठीक है, इस पूरे सर्किट का हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस सर्किट का। तो सबसे पहले हम जो कंसीडर कर लेते हैं, इस R2R लैडर सर्किट को कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर सिर्फ ये पार्ट कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये फॉर्म बनती है R2R लैडर सर्किट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर इस 2R और 2R को हम देखते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। तो अगर पैरेलल में है तो इसका मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, 2R इन पैरेलल विद 2R। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, इक्विवेलेंट 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 अपॉन में 2R प्लस में 1 अपॉन 2R। और अगर इसको सोल्व करें तो 1 अपॉन में R, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो गया इस सर्किट का, वो हो गया R। ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन को हमने सोल्व किया अभी तक कि ये जो 2R है और ये जो 2R रेजिस्टेंस है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल में होंगे। पैरेलल में होंगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R आएगा। ठीक है, अब जब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो जो हमारा सर्किट है वो रिड्यूस होकर कैसा बन जाएगा, वो रिड्यूस होकर हमारा ये सर्किट बनेगा। ठीक है, इसको और इसको सोल्व करके हमारे पास रेजिस्टेंस आया R। तो जो R है वो इस R के साथ कनेक्ट होगा और पूरा सर्किट एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इस टाइप से सर्किट बन जाएगा, R R और ये होल सर्किट। ठीक है, अब ये R और ये R क्या होंगे, एक दूसरे के साथ सीरीज़ में होंगे। ये दोनों सीरीज़ में है तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, R प्लस R दैट इज़ 2R। ठीक है, तो ये बन गया 2R और ये वाला सर्किट जो है वो हमारा एज इट इज़। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। फर्दर अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगेन 2R एंड 2R फिर से क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और अगर पैरेलल है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास R। ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R और ये सर्किट हमारा एज इट इज़। ठीक है, अब ये R और ये R क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सीरीज़ में हो जाएंगे। तो R और 2R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, R प्लस R दैट इज़ 2R। और ये क्या होगा, इसके साथ पैरेलल में होगा 2R। और 2R और 2R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी अभी हमने फाइंड आउट किया कितना होता है, वो R होता है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि अगर हम इस सर्किट को सोल्व करते चले जाएँ, इस वाले सर्किट को, तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो कितना आता है, वो हमारा R निकल के आ रहा है। ठीक है, R2R लैडर जो हमने कनेक्ट किया था इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर पर, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, वो हमारा R आ रहा है। और यहाँ पर आप
ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर आया वो कितना है, R है। अब जैसा कि हमने एक पॉइंट कहा था कि किसी भी नोड और ग्राउंड के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, वो 2R होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नोड और ग्राउंड उसके बीच का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2R। इधर नोड और ग्राउंड के बीच का रेजिस्टेंस जो है वो कितना रहेगा, वो 2R रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, इसके आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आउटपुट वोल्टेज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। तो एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं जो डिजिटल इनपुट हमने अप्लाई की है वो कितनी है, D0, D1, D2। ठीक, ये हमारी डिजिटल इनपुट अप्लाई की है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास MSB बिट जो है सिर्फ वो प्रेजेंट है और बाकी जो भी बिट हैं वो ज़ीरो हैं, तो उस केस में जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, हाईएस्ट आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ LSB बिट 1 है और बाकी दोनों ज़ीरो हैं, तो उस केस में जो आउटपुट आएगी वो हमारी मिनिमम आएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास D2, D1, D0, सिर्फ अगर MSB बिट प्रेजेंट है, ठीक है, MSB बिट प्रेजेंट है, तो उस केस में जो आउटपुट है यहाँ पर मैंने उसको लिखा है V रेफरेंस बाय 2। ठीक है, अगर सिर्फ हमारे पास LSB बिट प्रेजेंट है, तो उस केस में हमने आउटपुट को लिखा है VR/4। तो अगर VR/8 और अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो हमारे पास किसकी वैल्यू ज़्यादा है, हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, वो हाईएस्ट होगी। लेकिन अब ये आउटपुट आई कैसे है और हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस आउटपुट को, उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर ये डिजिटल इनपुट लेकर चल रहे हैं कि जब हमने इस R2R लैडर सर्किट पर क्या अप्लाई की है, डिजिटल इनपुट 100, मतलब D2 को कनेक्ट करना है रेफरेंस वोल्टेज से, D1 और D0 को क्या करना है, ग्राउंड करना है। तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज कितनी आनी चाहिए, V रेफरेंस बाय 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पर अगर हम ऐसा करते हैं, D0 को कनेक्ट करना है ग्राउंड से, D1 को भी कनेक्ट करना है ग्राउंड से, और D2 जो था हमारा उसको कनेक्ट करना है रेफरेंस वोल्टेज से। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट बनेगा। अब इसके आउटपुट वोल्टेज को हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास है ये D0 और इस केस में अगर हम देखें तो 2R और 2R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, R बनेगा, जो कि इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। तो फिर से क्या बनेगा, ये 2R। अब 2R और 2R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, फिर से R बनेगा। वो R इस R के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। तो ये क्या बन गया, 2R, और इधर भी क्या हो गया, ये 2R। तो 2R, ठीक है। तो जो हमारा नोड ए, उससे पहले जो भी हमने वैल्यू सोल्व की, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आया वो क्या आया, इस इतने सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आया वो था R, जो कि इस R के साथ क्या होगा, सीरीज में। तो इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, 2R। ठीक है, और ये हमारे पास नोड ए और रेफरेंस वोल्टेज के बीच का जो था वो था हमारा 2R। तो अगर हम इस सर्किट को रीड्रॉ करना चाहें तो ऐसे भी रीड्रॉ कर सकते हैं कि रेफरेंस वोल्टेज और नोड ए के बीच का रेजिस्टेंस 2R, नोड ए और ग्राउंड के बीच का रेजिस्टेंस है 2R। ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज ए के बीच का रेजिस्टेंस 2R, नोड ए और ग्राउंड के बीच का रेजिस्टेंस 2R, और ए पॉइंट पर हमें क्या लेनी है, आउटपुट लेनी है। तो इस पॉइंट पर अगर हम आउटपुट निकालते हैं तो आउटपुट क्या होगी, जो ए पॉइंट पर वोल्टेज होगी वही हमारी आउटपुट होगी। तो ए पॉइंट पर हम जो वोल्टेज है वो कैसे निकाल सकते हैं, ए पॉइंट पर वोल्टेज को निकालने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ का यूज़ कर रहे हैं। तो ये है हमारा वी रेफरेंस और वी ए के बीच का रेजिस्टेंस 2R, ए और ग्राउंड के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 2R। ठीक है, तो ये एक क्लोज लूप हमारे पास बनती है, और क्लोज लूप के केस में जिस पॉइंट पर, किरचॉफ्स लॉ क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है वहीं से सारी आपने मेजरमेंट करनी है। ठीक है, तो ए पॉइंट पर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो ए से हम सारी मेजरमेंट लेंगे। तो क्या बनेगा, वी ए माइनस का वी रेफरेंस बाई 2R, प्लस में क्या हो जाएगा, वी ए माइनस में 0/2R, और इन सब का सम कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से अगर वी ए की वैल्यू निकालें तो वी ए की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी वी रेफरेंस बाय 2। और वी ए क्या था हमारा, वो था आउटपुट वोल्टेज के इक्वल। ए पॉइंट पर जो वोल्टेज थी वो आउटपुट वोल्टेज के इक्वल थी। तो इसका मतलब जब हम डिजिटल इनपुट 100 कंसिडर कर रहे हैं, मतलब एम एस बी बिट प्रेजेंटर बाकी दोनों जीरो हैं, तो उस केस में जो आउटपुट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है वी रेफरेंस बाय 2। ठीक है। तो यही तो हम कह रहे थे कि जब हमारे पास सिर्फ एम एस बी प्रेजेंट होगी और बाकी दोनों टर्म जीरो होगी, तो उस केस में जो आउटपुट आ रही है वो कितनी आ रही है, वी रेफरेंस बाय 2। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और अनदर एग्जांपल की हेल्प से इसको फिर से समझते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल केस था। ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास डिजिटल इनपुट हमने अप्लाई की है वो कितनी है, 0 1 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, D2 D1 D नोट। D नोट हमारा 0 है, D1 हमारा 1 है और D2 हमारा ग्राउंड है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डी नोट को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। D2 पर रेफरेंस वोल्टेज D1 पर हम क्या करेंगे, रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई करेंगे और D2 को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं इस सर्किट को, तो क्या बनता है हमारे पास, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। पैरेलल में है तो इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो हमारे पास R आएगा। वो जो R आएगा वो इस R के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। तो R और R कितना बन गया, 2R। तो इसका मतलब इससे पहले B पॉइंट से पहले वाला जो भी सर्किट है उसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, वो 2R आ रही है। ठीक है। B पॉइंट पर क्या था, B पॉइंट पर हमारे पास रेजिस्टेंस 2R था और रेफरेंस वोल्टेज थी। तो 2R और ये रेफरेंस वोल्टेज और इधर ये सर्किट एज इट इज़। ठीक है। अब इतना सोल्व करने के बाद यहाँ पर देखिए अगर हम सिर्फ इस सर्किट की बात करें, ठीक है, तो इधर हमारे पास है ये नोड B, इधर है हमारे पास ये रेजिस्टेंस R और 2R। ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये अब हमारे पास सीरीज में होंगे। देखिए ये इधर से R जो रेजिस्टेंस है वो ग्राउंड नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते वो पैरेलल में होंगे। अगर ग्राउंड होता तो ये दोनों पैरेलल में होते, लेकिन यहाँ पर ये इस नोड B से कनेक्टेड है। ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे पास सीरीज में हैं। तो सीरीज का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो कितना आएगा इन दोनों का, वो आएगा 3R। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इन दोनों का सम कितना आ गया, 3R आ गया। तो इसका जो सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, रेफरेंस वोल्टेज और B नोड के बीच में है रेजिस्टेंस 2R। ठीक है। तो ये रेफरेंस वोल्टेज और B के बीच का रेजिस्टेंस 2R, B और ग्राउंड के बीच का रेजिस्टेंस 2R, B और ग्राउंड के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो बना 2R। ठीक है। B और इस ग्राउंड के बीच का रेजिस्टेंस कितना बना, इस ग्राउंड के बीच का रेजिस्टेंस बना R प्लस में 2R, दैट इज़ 3R। ठीक है। तो उसी सर्किट को हमने रीड्रॉ किया है। रेफरेंस वोल्टेज नोड B के रेजिस्टेंस 2R, नोड B ग्राउंड का रेजिस्टेंस 2R, नोड B और इस ग्राउंड का जो रेजिस्टेंस है वो हो गया 3R। ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। ए पॉइंट पर कब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते, जब तक हमें बी पॉइंट पर वोल्टेज ना पता हो। तो सबसे पहले हम बी पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम ए पॉइंट पर जो वोल्टेज निकालेंगे वो हमारी आउटपुट वोल्टेज बन जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले बी पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ये देखिए ये जो सर्किट अगर हम देखते हैं तो ये 2R के इस एंड को ग्राउंड कर रखा है 3R के इस एंड को। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या बनेगा, 3R इंटू में 2R, R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस में R2, यही होता है। तो 2R इंटू में 3R डिवाइडेड बाय 3R प्लस में 2R। तो इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 6/5R। तो इसका मतलब ग्राउंड और इन दोनों का जो नोड बी और इन दोनों के जो इक्विवेलेंट ये जो हमारे पास नोड बी है और ग्राउंड है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, वो आ गया 6/5R। तो इसका मतलब ये सर्किट रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, सर्किट रिड्यूस होकर ये बनेगा कि रेफरेंस वोल्टेज और नोड के बीच का जो रेजिस्टेंस था वो 2R, नोड बी और ग्राउंड के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो हमारे पास हो गया 6/5R। ठीक है। अब हमें क्या करना है, बी पॉइंट पर वोल्टेज निकालनी है। तो बी पॉइंट पर वोल्टेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ लगा के। ठीक है।
तो बी पॉइंट पर अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, जिस पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड आउट करना है वहीं से सारी मेजरमेंट लेनी है। तो क्या बनेगा, वी बी माइनस में वी रेफरेंस बाई 2R प्लस में बी बी माइनस में 0 डिवाइडेड बाई 6/5R, यही बनेगा। और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे क्या आ जाएगा, किरचॉफ्स लॉ से वैल्यू आ जाएगी, वी बी माइनस वी रेफरेंस बाई 2R प्लस वी बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6/5R, और इन दोनों का सम कितना, वो 0, ठीक है। यहाँ से अगर हम वी बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसको सोल्व करके, तो वो कितनी आती है, वो आती है 3/8 वी रेफरेंस। इसका मतलब बी पॉइंट पर जो वोल्टेज है, ठीक है, बी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो कितनी आ गई, इस पॉइंट पर, या फिर कह दो इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, या फिर कह सकते हो इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर, या फिर कह सकते हैं हम इस पॉइंट पर, ठीक है। बी पॉइंट पर हमने वोल्टेज निकाल ली है जो कि कितनी आ रही है, 3V रेफरेंस बाई 8। तो या कह सकते हो इस पॉइंट पर वोल्टेज, या फिर हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर वोल्टेज, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट पर वोल्टेज, ठीक है। तो इस बी पॉइंट पर जो वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 3V रेफरेंस बाई 8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जो बी पॉइंट है उस पर वोल्टेज कितनी है, 3/8 वी रेफरेंस, ठीक है। ये जो सर्किट था, ठीक है, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने 3R निकाला था, इसको वापस से हमने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सर्किट बन गया। अब हमें क्या चाहिए, ए पॉइंट पर वोल्टेज चाहिए आउटपुट वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए फिर से हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ इस क्लोज लूप पर जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए हमें कहाँ वोल्टेज निकालनी है, ए पॉइंट पर। अगर ए पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो सारी मेजरमेंट यहीं से लेंगे। तो क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई आर प्लस में वी ए माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0 के इक्वल, ठीक है। वी बी की क्या वैल्यू है, वो है 3/8 इंटू में वी रेफरेंस, वो वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जब हम यहाँ से वी ए की वैल्यू सोल्व करते हैं तो जो वी ए की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, वी रेफरेंस बाय 4, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम डिजिटल इनपुट क्या कंसिडर कर रहे थे, 0 1 0 कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। तो उस केस में जो आउटपुट वोल्टेज आई वो कितनी आई हमारे पास, वो आई वी रेफरेंस बाय 4, ठीक है। तो जब हमारे पास इनपुट क्या थी, 0 1 0, तो उस केस में जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास वी रेफरेंस बाय 4, ठीक है। सिमिलरली जब हम यहाँ पर 0 0 1 के लिए सोल्व करेंगे तो जो रेफरेंस वोल्टेज है वो कितनी आएगी, वी रेफरेंस बाय 8, ठीक है। अब ये हमने कब सोल्व की है, जब हमारे पास सिर्फ एक बिट प्रेजेंट थी, ठीक है। चाहे वो LSB बिट प्रेजेंट हो, चाहे वो MSB या फिर बीच की कोई भी बिट प्रेजेंट हो, सिर्फ सिंगल बिट प्रेजेंट हो, तो उस केस में हमने क्या किया है, आउटपुट को सोल्व किया है। तो देखिए जब MSB बिट प्रेजेंट है तो 2 की पावर मिनिमम होगी, ठीक है, मतलब जो कि 1। जब हमारे पास LSB प्रेजेंट है तो 2 की पावर हाईएस्ट होगी, मतलब 3 बिट है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो बीच की टर्म बच गई उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये बनेगा 2 की पावर 0, ठीक है, इसके लिए ये वैल्यू, ठीक, सॉरी 2 की पावर 1, इसके लिए हो जाएगी ये वैल्यू 2 की पावर 1, इसके लिए बन जाएगी 2 की पावर 2, और इसके लिए बन जाएगी 2 की पावर 3, ठीक है। तो अब इससे आगे अगर हमें कोई भी डिजिटल इनपुट गिवन है तो वो क्या बनेगा, इनका वेटेड सम हो जाएगा, ठीक है। तो वेटेड सम कैसे होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनपुट क्या है, 0 1 1 है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये बिट प्रेजेंट थी, ठीक है, LSB बिट प्रेजेंट थी, तो उस केस में आउटपुट कितनी आ रही थी, VR/8 आ रही थी, ठीक है। जब हमारे पास ये D1 प्रेजेंट था उस केस में आउटपुट कितनी आ रही थी, VR/4, और अगर ये दोनों ही प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये इनपुट है तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, इन दोनों के सम के इक्वल आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब हमारे पास 101 मतलब MSB बिट प्रेजेंट है और LSB बिट प्रेजेंट है। तो MSB के केस में आउटपुट आ रही थी VR/4 और LSB के केस में आ रही थी VR/8। तो इन दोनों का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, वेटेड सम, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आउटपुट बन गई। तो सिमिलरली इस टाइप से हम सारी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी,
वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो रेफरेंस वोल्टेज कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, वो हम लेट कर लेते हैं। वो हमारी कितनी है, वो 8 वोल्ट है। रेफरेंस वोल्टेज अगर 8 वोल्ट है तो देखिए ये हमारे पास क्या बनेगा, जब हमारे पास 0 0 0 इनपुट है, मतलब ना तो डी नोट प्रेजेंट है, ना D1 ना D2। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि डी नोट को भी हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, D1 को भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और D2 को भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उस केस में जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी, वो 0 आएगी, क्योंकि हमने कोई वोल्टेज ही अप्लाई नहीं की है R2R लेड सर्किट पर। तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो 0 मिलेगी। ठीक है, ए पॉइंट पर जो वोल्टेज मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 0 0 1 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही थी, वी रेफरेंस बाई 8। ठीक है, सिर्फ LSB बिट प्रेजेंट, तो वी रेफरेंस बाई 8। तो वी रेफरेंस हमने कितना कंसीडर किया है, 8 वोल्ट, तो 8/8 कितना हो गया, 1 वोल्ट। ठीक है, अब हमारे पास है 0 1 0, तो उस केस में क्या आ रही थी, वी रेफरेंस बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 8/4 मतलब 2 वोल्ट। अब हमने क्या अप्लाई किया, 0 1 1, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना बनेगा, 3 वोल्ट बनेगा। ठीक है, अब सिर्फ हमने MSB बिट कंसीडर की है, तो वो कितनी है, 1 0 0। उस केस में आउटपुट क्या आ रही थी, VR/2, मतलब 8/2 कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। उससे नेक्स्ट अगर चलते हैं 1 0 1 पे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम। तो यहाँ पर कितनी आ रही थी हमारे पास, इस केस में आ रही थी 4 वोल्ट, और इस केस में जो आ रही थी वो आ रही थी 1 वोल्ट। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें अगर करें तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और अगर तीनों का करते हैं तो क्या हो जाएगा, तीनों के लिए हमारे पास 1 वोल्ट प्लस में 2 वोल्ट 3 वोल्ट प्लस में 4 वोल्ट कितना हो जाएगा, टोटल 7 वोल्ट। ठीक, तो अगर हम इसका ट्रांसफ़र फंक्शन कर्व ड्रॉ करते हैं, मतलब डिजिटल इनपुट और एनालॉग आउटपुट के बीच में अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं, तो देखिए जब हमारे पास डिजिटल इनपुट 0 0 थी, उस केस में आउटपुट 0। जब हमारे पास 1 थी तो वैल्यू आ रही थी 1 वोल्ट, जब 2 थी तो वैल्यू आ रही है 2 वोल्ट, जब 3 थी तो वैल्यू आ रही है 3 वोल्ट, जब 4 है तो वैल्यू कितनी आ रही है, 4 वोल्ट। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे पास क्या बनती चली जाएगी, आउटपुट बनती चली जाएगी, जो कि एक स्टेप केस आउटपुट है। ठीक है, तो ये हमारा कर्व है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, इस पूरे सर्किट की अगर हम आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं, तो देखिए ये जो हमारा R2R लैडर सर्किट था, ये था। ठीक है, R2R लैडर सर्किट, ए पॉइंट से पहले जब हमने सोल्व किया इस R2R को, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा था, वो R आ रहा था। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सर्किट रिड्यूस हो के यही तो बनेगा। ठीक है, इस पूरे को सोल्व करके जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा था वो कितना था, R। तो ये है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये था हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस R। ठीक, तो ये सर्किट बनेगा, और ये क्या बन गया हमारे पास, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया। तो इस केस में अगर हम आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट क्या होती है इस केस में, वो होती है -R/R इंटू में V रेफरेंस। तो -R/R इंटू में V रेफरेंस, तो इसका मतलब जो आउटपुट आएगी इस कंप्लीट सर्किट की, वो क्या आएगी, रेफरेंस वोल्टेज का माइनस आएगी। ठीक, तो अगर हमें इस सर्किट को क्या करना है, इस सर्किट के लिए आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में लानी है, तो जो हम रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे वो नेगेटिव में अप्लाई कर लेंगे, नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। कई जगह बहुत सारी बुक्स में आपको यहाँ पर जो हम रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव मिलेगी, वो इसीलिए कि अगर नेगेटिव वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट आएगी वो हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो आउटपुट आएगी वो माइनस आ जाएगी। माइनस यहाँ पर किसको शो कर रहा है, कि जो भी आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसका 180 डिग्री फेज आ रहा है आउटपुट में। ठीक है, तो ये हमारे पास था R2R लैडर टाइप कन्वर्टर। अब इसकी हैं कुछ एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है, सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो है इसमें सिर्फ 2 रेजिस्टेंस यूज़ हो रहे हैं, R और 2R। तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, और उन्हीं के बेसिस पर पूरे सर्किट को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो 2 रेजिस्टेंस सेलेक्ट करना काफ़ी इजी है, R और 2R रेजिस्टेंस, एज़ कम्पेयर टू बाइनरी वेटेड रजिस्टर के अंदर जो हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस कलेक्ट करने होते हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, फिर अगर हम नंबर ऑफ़ बिट्स एंड
इंक्रीज़ करते जाते हो, ठीक है। तो हमारे पास आर टू आर के उतने ही सेक्शन क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 3 बिट का अभी अभी पढ़ा, तो हम कितने सेक्शन कंसिडर कर रहे थे आर टू आर के 3। 4 बिट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 5 बिट करेंगे तो 5 हो जाएंगे। 8 बिट करेंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा करने से आर और टू आर की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनको हम एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास इसकी कुछ एडवांटेजेस, और इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से आर टू आर लैडर को प्रीफर किया जाता है ओवर बाइनरी वेटेड रजिस्टर। थैंक यू।